आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब जानते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदर्श नवयुग मंडल ब्राह्मणों की हुंदर जो कि नेहरू युवा केंद्र से रजिस्टर्ड है और वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ दिव्य और भव्य जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन इस बार भी करने जा रहा है। और इस बार जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो विशिष्ट है क्योंकि इस बार हम बहुत सारे सृजनात्मक कार्य इस जन्माष्टमी में करने जा रहे हैं। साथ ही हम हमारे जो गांव है उसमें जन्माष्टमी उत्सव एक विशेष इसलिए है क्योंकि इस जन्माष्टमी उत्सव में हम सिर्फ मटकी फोड़ ही नहीं करते हैं बल्कि रात को 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे का एक विशिष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है जिसमें बहुत सारे इनोवेटिव नाटक, जीवन कलाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, साथ में जीवन मार्ग के जितने भी आयाम होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा और वार्षिकोत्सव के साथ बेस्ट युवा अवार्ड पूरे गांव का एक सेलेक्टर होता है, सचिन अवार्ड जो खेलों में विशेष उपलब्धि लिए होता है और सरस्वती अवार्ड जो कि राजकीय सेवाओं हेतु होता है। इस तरीके से बहुत सारे कक्षा 1st to 12th के अलावा भी इस तरीके के बेहतरीन अवार्ड जो हैं वो हम इस जन्माष्टमी के दौरान हम प्रदान करते हैं और गांव का एक बड़ा ही अलौकिक विशिष्ट जो वार्षिकोत्सव हम जिसे कह सकते हैं वो हम करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की जो जन्माष्टमी है वो अपने आप में विशिष्ट है, अपने आप में एक आकर्षक है। इस तरीके से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन है वो हम बड़े धूमधाम से कल 7 सितंबर 2023 को ब्राह्मणों की हुंदर में करने जा रहे हैं। और इस बार की जो हमारी थीम है जो है और वो है मुकुंदम 2023। तो हर बार हम हमारी जन्माष्टमी को एक थीम देते हैं, जैसे कि कोविड के दौरान जो सेकंड लहर के दौरान जो थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट में जो हमें थोड़ी सी छूट दी गई थी तो उस दौरान भी हमने सिर्फ 20 से 30 युवाओं ने ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी का जो एक सिर्फ छोटा सा आयोजन किया था। उस समय भी हमने सृजनात्मक जो है सृजन में हमने उस समय थीम रखी थी, यानी कि बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलना, कुछ करना, अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना और तेजस्विता के साथ आगे बढ़ते हुए परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ना, ऐसा कुछ नया सृजन करने का सोचते हुए उस समय हमने 2021 में सृजनात्मक जो जन्माष्टमी मनाई थी। और हर वर्ष हम एक अलग अलग, जैसे लास्ट ईयर जो हमारी जन्माष्टमी थी वो 2019 में पद्मनाभ थी और इस तरीके से अलग अलग थीम के साथ अलग अलग विचारों को साथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जन्माष्टमी उत्सव के बारे में क्या नया युवाओं ने किया है वो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। इस बार जो हमने बैनर बनाया है वो हमारा ये है, आदर्श नवयुग मंडल ब्राह्मणों के अंदर श्री कृष्ण जन्मोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो हमें बताए गए हैं जो हम नेहरू युवा केंद्र से 2010-11 में रजिस्टर्ड हुए, 0271 UDR 2010-11 में रजिस्टर हुए, इसलिए 2010-11 इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन संख्या है। तो इस तरीके का हमने एक बेहतरीन आकर्षक जो हमारा बैनर है वो बनवाया है। इसमें भगवान श्री जी का पिक आपको दिख रहा है जिसको भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है और साथ में भगवान जी कृष्णा है जो मधुरता के साथ माखन खाते हुए एक आकर्षक आपको दिख रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आगे मैं आपको और बता दूं इससे रिलेटेड कुछ और बिंदु। ये हमारे जो है वो हमने एक अच्छे से आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र बनाया है। आदर्श नवयुग मंडल ब्राह्मणों के अंदर मुकुंदम का लोगो जो है वो हर एक युवा के शर्ट पे टेक कार्ड की तरह ये दिखने वाला है। ये हमारा लोगो है जो हमने बनाया है और साथ में इधर जो बैनर है उसका एक पिक है वो भी हमने इसमें एड ऑन किया है। और साथ में मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा मैं पढ़ लेता हूं। जय श्री कृष्ण आदर्श नवयुग मंडल ब्राह्मणों के अंदर सप्रेम नमस्ते, इस तरीके से लिखा हुआ है कि अत्यंत हर्ष एवं उत्साह का विषय है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव श्री मुकुंदम 2023 बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अतः कृष्णम वंदे जगत गुरुम, पूरे जगत के गुरु और अलौकिक लीलाओं के साथ तत्व ज्ञान के प्रणेता श्री कृष्ण के जन्मोत्सव निमित्त जन्माष्टमी उत्सव में आप सबकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय एवं वंदनीय है। ये एक रंगोली का दृश्य है जो हम प्रत्येक घर में इस आमंत्रण के साथ एक पिक के साथ देते हैं, जो इस बार हमने यही ऐड कर दी है। जो हमारे घर की माताएं बहनें होती हैं, छोटी बहनें होती हैं, वो भगवान का जन्मोत्सव का स्वागत करने के लिए अपनी दहलीज पर अच्छे से लीप कर और अच्छे जो हर्बल जो रंग होते हैं जो कि प्रकृति और वातावरण के अनुकूल होते हैं, इस तरीके के रंगों के साथ वो रंगोली का निर्माण करती है। और पूरे गांव में हमारे जितने भी मकान हैं उन सब में यहाँ इस तरीके की रंगोली बनाई जाती है, जिससे क्या होता है कि
हम पूरे गांव में एक यूनिटी नजर आती है, एक भगवान के स्वागत का एक अलौकिक नजारा ही देखने को मिलता है। और सच्चे अर्थों में भगवान आप घर पे आते ही हैं, ऐसे विश्वास के साथ हम रंगोली के द्वारा दिल्ली से ही भगवान का स्वागत करते हैं। तो निवेदक है आदर्श नवयुग मंडल ब्राह्मण कुंदर एवं समस्त ग्रामवासी। इसमें उसी दिन 7 तारीख को यानी कल 4:15 से शोभा यात्रा शुरू होगी और रात्रि 8 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, जो कि रात्रि 12 बजे तक चलेगा। और उसके बाद 12 बजे जो एक मटकी फोड़ का जो दृश्य है वो करते हैं हम, और वहां पर हम पूरा टीम की स्पिरिट और पूरा जो मटकी फोड़ के दौरान पूरी सावधानी का ध्यान रखते हैं। हम एक तरीके से कोई कंपटीशन नहीं करवाते हैं, हम एक नई व्यवस्था स्थापित करते हैं कि बहुत ही मटकी को जो है ज्यादा ऊंचाई पर नहीं रखा जाता है, ताकि आसानी से जो युवा भगवान श्री कृष्ण का रूप लेकर वहां आ रहा है वो मटकी को फोड़ सकें और माखन को सबको उस माखन की मिश्री है उसका जो स्वाद है वो सब तक पहुंचा सकें और एक अच्छे वातावरण का निर्माण करें। उसके लिए हर बार जो मटकी फोड़ होती है तो उसमें हम कंपटीशन करवाने का नहीं रखकर एक सिर्फ व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक रचनात्मक मटकी फोड़ प्रतियोगिता करवाते हैं, जिसके अंतर्गत हमें लगता है कि अगर मटकी फोड़ तक युवाओं को पहुंचने में दिक्कत आती है तो हम उस रस्सी को भी नीचे कर देते हैं। यानी कि इस तरीके का ध्यान में रखते हुए एक सरल दृष्टिकोण से मटकी फोड़ कार्यक्रम होता है, वो 12 बजे होता है। स्थान हमारा 4 बजे मंदिर प्रांगण होता है, चौराहा वहीं रहता है। और इस बार हमने जो इनोवेशन किया वो ये है कि आप सभी को जन्माष्टमी के दिन अपने घर में और घर के बाहर अच्छी सफाई करनी है, ये विशेष ध्यान रखना है। डेली सफाई हम करते ही हैं, लेकिन थोड़ा हमें और अच्छी सफाई करनी है। इस निमंत्रण में दी गई रंगोली को अपने घर के आंगन के बाहर बनाना है और अपने घर के मुख्य द्वार दहलीज पर आसापाल या आम्रपत्र की सूतली से एक बांदरवाड़ बनानी है, जो कि एक प्राकृतिक सौंदर्य होता है, एक प्राकृतिक सजावट जो होती है, साज सज्जा होती है, वो हम करते हैं। तो पूरे गांव के लोग उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं और जन्माष्टमी उत्सव को बहुत ही रोचक तरीके से हमारे हम मनाते हैं। घर में उस दिन निज मंदिर में हम भगवान श्री कृष्ण यानी ठाकुर जी के एक अतिरिक्त दीपक करेंगे। वैसे हम भगवान के घर में हर निज मंदिर में हम करते ही हैं, लेकिन उस दिन भगवान ठाकुर जी के 4 भुजा जी के भगवान श्री कृष्ण के लिए हम अलग से एक दीपक भी करेंगे। और हम कार्यक्रम में जब आएंगे तो एक मोमबत्ती लेकर आएंगे, ताकि उस मोमबत्ती का क्या यूज होगा वो हम उस प्रोग्राम में ही आपको बताएंगे। कार्यक्रम में जो हमारी एक वेशभूषा होती है, जो पिछले 10 सालों से 11 सालों से हम फॉलो करते आए हैं, और वो ये है कि जो हमारी युवतियां बहनें हैं वो सफेद कलर की सलवार पहने, ऐसा हम आग्रह करते हैं। और साथ में विवाहित बहनें या माताएं हैं वो पीले या लाल रंग की साड़ी पहनकर आए, और साथ में जो युवा भाई हैं सारे वो सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर आएंगे। और शोभा यात्रा में प्रति घर में एक एक आपको झंडी दी जाएगी, जिसको निमंत्रण के साथ देंगे। उस झंडी को आपको जो बहनें हैं, युवा भाइयों के साथ जब बहनें उस शोभा यात्रा में शामिल होगी तो उस शोभा यात्रा में उस झंडी को आपको साथ में लेके आना है। उससे क्या होगा कि जब उस झंडी को आप साथ में लेके आओगे तो हम भगवान को एक प्रतीक स्वरूप एक भेंट समझेंगे, और साथ में इससे क्या हो गया कि हम उस जो एक विजय पताका होती है, सच्ची विजय होती है, जिन्होंने हमें सच्चे जीवन का मार्ग सिखाया है, उनके बारे में हम सब अच्छे से उस दृष्टिकोण को लेकर, विश्वास को लेकर उस झंडी के साथ इस शोभा यात्रा में हम आएंगे और एक रोचक ही अनुभव हमें लगेगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम और मंडल की गतिविधियों हेतु एक वीडियो क्लिप का आयोजन भी मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा बनाया जा रहा है। मैं खुद शिक्षा मंत्री हूं हमारे आदर्श नवयुग मंडल ब्राह्मणों के अंदर कार्यकारिणी का, और मैंने एक वीडियो प्लान किया है जिसके अंतर्गत हम वर्ष 2010-11 से लगाकर आज तक की वर्तमान कार्यकारिणी ने जो कार्यक्रम अभी तक किए हैं उन सभी का एक वीडियो क्लिप के माध्यम से, और साथ में इन सभी बैनर्स को, साथ में मंडल की सारी गतिविधियां, सभी मंडल के अध्यक्ष, वर्तमान कार्यकारिणी और मंडल की जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, विविध प्रोग्राम हो, वर्कशॉप कार्यशालाएं हो, युवा सम्मेलन हो, युवा संवाद कार्यक्रम हो, या नेहरू युवा केंद्र के जितने भी प्लेसेस हैं जहां पर कोई आमंत्रित कार्यक्रम में हमें बुलाओ, चाहे किसान जो हमारा किसान भवन है वहाँ का प्रोग्राम हो, या नेहरू युवा केंद्र का यूथ हॉस्टल हो सुखेर वाला, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर इसकी कोई गतिविधियां हो, या किसी ऑडिटोरियम के अंतर्गत हमने कोई व्याख्यान या इस तरीके के युवा संवाद कार्यक्रम को अटेंड किया है, या जो आज़ादी के 75 वर्ष में भी युवा संवाद जो कार्यक्रम है इन सबको अटेंड किया। इस तरह की बहुत सारे आयोजन हो, उसके अलावा वृक्षारोपण हो, जल संरक्षण हो, नशा मुक्ति अभियान हो, युवाओं के सम्मेलन हो, विभिन्न जो भी गतिविधियां होती है उन सब की एक्टिविटीज को मैं इस वीडियो के माध्यम से कल प्रेजेंट करने वाला हूं। ये वीडियो अलग है, वो वीडियो अलग है, ठीक है ना। तो इस तरीके के वीडियो क्लिप का आयोजन हम प्रोजेक्टर के माध्यम से करने वाले हैं इस बार,
और प्रोजेक्ट के माध्यम से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस कार्यक्रम को करने वाले हैं। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारी पूरी युवा टीम स्पिरिट और समस्त ग्रामवासी बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लेंगे और ये एक और नई आदर्श जन्माष्टमी हमको इस वर्ष हम मनाएंगे, ऐसा मुझे खुद को पूरा विश्वास है। तो अंत में हम युवाओं को किस तरीके से जिम्मेदारी देते हैं और कितने प्लान करते हैं वो आपको मैं थोड़ा सा एक लास्ट स्लाइड के माध्यम से प्रेजेंट करता हूं। तो मैं आपको बता दूंगा वैसे कि हम किस तरीके से जिम्मेदारी देते हैं, किस तरीके के हम बिंदु रखते हैं, किस तरीके का मैनेजमेंट हम करते हैं, वो पूरी प्रोसेस आपको मैं अभी बताने वाला हूं। एक्चुअली थोड़ी मिस्टेक्स हो रही है इसमें और मैं आपको वापस बता देता हूं। हाँ, तो ये फाइल आपके सामने है और थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा करने का प्रयास करता हूं अगर जूम हो जाती है, क्योंकि समय कम है तो मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, पर अब आपको अच्छे से नज़र भी आ रहा है और ये फाइल इस तरीके से हो जाएगी। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव 2023 लिखा हुआ है और आदर्श नवयुग मंडल ब्राह्मणों के अंदर ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने आपको बताया लिखा हुआ है। और जिम्मेदारी तो जो मुख्य बिंदु जो साधारण सभा में हमारी क्या होती है कि जनरली जो जन्माष्टमी मनाते हैं उसमें 8 से 10 हमारी एक मीटिंग्स होती है। इस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी करने के लिए हम पहले से प्लानिंग्स करते हैं, जिसमें हमारी 2 जनरल हाउस होती है, उसके बाद कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, फिर कैबिनेट को और कुछ लगता है तो फिर नेक्स्ट कैबिनेट की मीटिंग होती है, जिसके अंतर्गत सिर्फ हम इस प्लानिंग तक पहुंचते हैं। इस प्लानिंग पर पहुंचने के बाद किसी भी युवाओं को जो प्लानिंग दे रहे हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो कार्यकारिणी समय समय पर बाय सोशल मीडिया, बाय गूगल मीट या जूम मीट के द्वारा हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी बात करते हैं और समय से समय पर जन्माष्टमी से 1 महीने पहले ही इस तरीके का एक वातावरण नया हम तैयार कर लेते हैं और जन्माष्टमी उत्सव को मनाने के लिए हम सभी को प्लानिंग शेयर करना स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके से लगभग 6 से 7 हमारी कार्यकारिणी की कैबिनेट्स की अलग से मीटिंग्स होती है। तो इस बार जिम्मेदारी हेतु बिंदु जो है हमने 20 अगस्त 2023 को ही जनरल हाउस में तय कर लिए थे और सेकंड जनरल हाउस हमने 24 अगस्त को करवाई थी और उत्सव को हमने फाइनल डिसाइड कर लिया कि 7 सितंबर 2023 को जो है वो हमारा उत्सव होने वाला है। और मैं आपको बड़ा कर लेता हूं इस फाइल को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो साउंड व्यवस्था हम करवाते हैं, तो उसके लिए एक हमारे यहाँ पर मैं नेम नहीं पढ़ के आपको बता दूंगा किस तरीके की व्यवस्थाएं हम करवाते हैं। साउंड व्यवस्था जो कि एक सबसे ज्यादा आवश्यकता वाली होती है, तो उसके लिए हम एक को नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद एक लाइट एंड डेकोरेशन की व्यवस्था जो कि आकर्षक साज सज्जा के लिए होती है, उसके लिए हम किसी भी भाई को नॉमिनेट करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो सुशोभन और सजावट यानी कि स्टेज शो, मंडप कीपिंग सर्विसेज और जितने भी गेट हो गए, डेकोरेशन हो गए, उसके लिए पूरी एक टीम बनाते हैं हम, क्योंकि यहाँ हमें ज्यादा युवाओं की टीम की जरूरत होती है। तो इस तरीके का हम प्लान करते हैं और इस तरीके देखो, इसलिए इसमें आपको ज्यादा नाम दिख रहे हैं। और उसके बाद गेट एंड लाइटिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वो व्हाइट लाइनिंग की बात करूं, सॉरी, गेट और व्हाइट लाइनिंग हम क्या है कि जैसे एक बार हमने 5 गेट बनाए थे, हमारा मुख्य जो मार्ग है वहां से लगाकर चौराहे तक एक स्वागत के लिए, उत्साह के लिए हमने 5 गेट का निर्माण किया और उन गेटों को अलग अलग नाम भी हमने दिया था और उस गेट के लिए अलग अलग टीम की हमने प्लानिंग्स की थी। लेकिन इस बार समय अभाव ने हमें एक गेट ही रखा है क्योंकि युवा थोड़ा बिजी भी हैं, तो गेट और व्हाइट लाइनिंग के लिए एक जो हाईलाइट किया हुआ वो मेन टीम है और उसके अलावा बाकी की टीम भी होती है। उसके बाद जो बिछा दरी, कुछ जो चेयर्स होती है, टेंट व्यवस्था होती है, उन सब के लिए बड़ा प्लान करते हैं हम, तो ये भी होती है। तो हम हमारे बुजुर्गों और जो कुछ भाई जो बुजुर्ग भाई हैं उनको जो पिता तुल्य, उनको अगर बैठने में दिक्कत आती है तो उनके लिए हम पिछले कुछ सालों से कुर्सियों की व्यवस्था भी करवा रहे हैं, टेंट व्यवस्था भी करते हैं, पूरे ग्रीन जो मेटल है उसकी बिछात की व्यवस्था भी हम मीटिंग की करवाते हैं। उसके बाद जल और चाय व्यवस्था भी हम रखते हैं, क्योंकि मैंने बताया इतना लंबा 5 घंटे का हमारा कार्यक्रम चलता है, 8 से 12 प्लस 12 से 12:30 1 बज जाती है, तो उसके लिए जल और चाय की व्यवस्था हम सिस्टमेटिक करवाते हैं, पानी के कैंपर्स की व्यवस्था करवाते हैं, चाय की व्यवस्था करवाते हैं, वेफर्स की व्यवस्था भी कभी कभी करवाते हैं। और इस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं वो हम करवाते हैं। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का पूरा कोऑर्डिनेशन मैं ही हूँ, वैसे बहुत सारी जिम्मेदारियों में हूँ मैं, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में हूँ मैं। इनोवेटिव प्रोग्राम्स के लिए मैंने प्लान किया है, बहुत अच्छे अच्छे डांस हैं और कुछ कोरियोग्राफीज हैं जो मैंने तैयार करवाई है, कुछ नाटक तैयार करवाए हैं और साथ में इनोवेटिव वीडियो प्लान मैंने किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम के साथ मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ और जितना समय हो सकता है यथाशक्ति मैं भाइयों के साथ बना हुआ हूँ। उसके बाद हम पुरस्कार वितरण जो है, जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, उसके लिए विद्यार्थियों की लिस्ट बनाते हैं हम, जिसमें 1st to 8th तक के लिए सिलेक्शन अलग
करते हैं, एंड 10th और 12th के लिए हम अलग प्लान करते हैं, और विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार है जो पिछले 7-8 सालों से 10 सालों से हम देते आ रहे हैं, जिसमें बेस्ट युवा होता है हमारे पूरे गांव में। लगभग हमारे गांव में 200 युवा है, उसमें 166 युवा जो है वो वर्तमान में 18 से 36 साल की एज के अंदर आते हैं, इस एज लिमिट में आते हैं। तो 18 to 36 के अंदर कोई एक ऐसा युवा जो साल भर में हमें लगता है कि वो हर परिस्थिति में अच्छा है, तो उसे हम बेस्ट युवा के रूप में चयनित करते हैं। और इसके लिए चयन कमेटी बहुत ही बड़ी मशक्कत करती है, अलग अलग नेम आते हैं, रेटिंग स्केल्स करते हैं, और 10 बिंदुओं पर तुलना करते हुए अंत में हम एक बेस्ट युवा का चयन करते हैं। और अगर हमें लगता है कि उन बिंदु में अगर वो किसी एक या दो बिंदु में खरा नहीं उतर पा रहा है तो हम उसे बेस्ट युवा के रूप में नहीं लेते हैं। और ऐसा 2 बार हुआ है जब हमने किसी को बेस्ट युवा अवार्ड नहीं दिया। कहने का मतलब क्या है कि नहीं देने का मतलब क्या हुआ कि हम बेस्ट युवा का चयन करते समय इतना विशेष गहराई में जाते हैं, उसका हम मंडल की भूमिका, उसकी घर की में भूमिका, वो कितना मिलनसार है, ठीक है, नशे से कितना दूर है, उसके अलावा उसका सामाजिक सोशल लाइफ उसकी कैसी है, मित्रों के साथ उसका कैसा व्यवहार है, उसका एजुकेशन यानी कि वो टिल एजुकेशन में है या नहीं, ये भी हम देखते हैं। और हमारा जो मिनिमम एजुकेशन है वही पीजी है, अभी देख लो आप, इस तरीके देखते हैं, एटलीस्ट वो पीजी होना भी जरूरी है। उसके बाद हायर क्वालिटी हम उसकी देखते हैं, साथ में मिलनसार, मंडल में उसकी भूमिका, उसका पर्सनल एंड सोशल लाइफ उसकी कैसी है, उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, एक आदर्श युवा प्रणाली के जीवन को जीने वाला वो है या नहीं, इस तरह के बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर हम देखते हुए बेस्ट युवा का चयन करते हैं। और एक खेलों में जो स्टेट लेवल पर है या समाज स्तरीय टूर्नामेंट में या खेलों के रूप में हमें एक लगता है कि एक लेवल पे उसने कोई मुकाम हासिल किया है और एक लेवल पे जाकर उसने अपने आप को सिद्ध किया है, तो उसको हम सचिन अवार्ड देते हैं। और गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर कोई जा रहा है या यूं कह सकते हैं कि इसके अलावा कोई बड़ी उपलब्धि में अगर कोई जा रहा है तो उनसे हम सरस्वती अवार्ड है वो देते हैं। ये हमारी चयन कमेटी तय करती है, और चयन कमेटी इस प्रोग्राम से सिर्फ 5 या 6 घंटे पहले ही तय होती है, और वहीं उसका जो काम है वो करके फाइनल नेम होता है। और जब तक उस बेस्ट युवा का भी जो चयन होता है और वो उसको जो पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तब तक उसे भी और चयन कमेटी के अलावा किसी और को भी पता नहीं होता है कि वो युवा फाइनली कौन है। इस तरीके की कॉन्फिडेंशियली यानी कि पूरी गोपनीयता के साथ इस तरीके से बेस्ट युवा का चयन पूरे निष्पक्षता के साथ किया जाता है। इस बार बैनर की जिम्मेदारी, जो बैनर मैंने आपको बताया, हम 304 बैनर बनवाते हैं, जो हमारे मंडल का होता है, स्वागत का, भगवान के जन्मोत्सव का होता है, एक थीम के ऊपर होता है, और एक पूरे स्वागत का। इस तरीके से 3 से 4 हम बैनर बनवाते हैं। फिर मुख्य चौराहे पर हम रंगोली बनवाते हैं, जिसमें बहनों को या युवतियों के द्वारा इसमें हम उनकी मदद लेते हैं। साथ में निमंत्रण बनवाते हैं, जो मैंने आपको प्रेजेंट किया था इस वीडियो में, वो हमारा निमंत्रण हमने घर घर जाएगा। इस तरीके की 200 कॉपीज हम बनवाते हैं। निमंत्रण वितरण करने के लिए पूरी एक अलग टीम होती है। इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक काम हमारा होता है। कैश कलेक्शन यानी कि भगवान के लिए, भगवान के कार्य में सहभागी बनने के लिए, चाहे वो प्रसाद में हो, किसी भी व्यवस्था में हो, उसके लिए कैश कलेक्शन के लिए टीम बनाते हैं। तो वो श्रद्धा से जो भी युवा हैं, उनकी योग्यता और उनकी स्किल के अनुसार उनके जितना भी लगता है वो कैश कलेक्शन प्रोवाइड कराता है। उसके लिए टीम बनाते हैं हम, ताकि वही टीम कैश कलेक्शन करती है। फिर मटकी फोड़ की टीम पूरी अलग होती है, जिसमें सिस्टमेटिक युवाओं का चयन करते हैं। और भगवान ठाकुर जी की शोभा यात्रा है, तो जिम्मेदारी जो मैं कह रहा था शोभा यात्रा, तो शोभा यात्रा के लिए भी पूरी जिम्मेदारी होती है, और जिसमें युवा, पिता तुल्य बुजुर्ग और माताएं बहनें सभी बड़े उत्साह के साथ भाग लेती हैं। तो इसमें हम सारे जो संरक्षक भाई हैं, जितने भी जिम्मेदार भाई हैं, जो 36 के बाद युवा विभाग से बाहर निकल गए हैं, तो ऐसे लगभग 36 to 42 या 45 तक की एज के बीच के जो लोग आते हैं, उनको हम यहाँ पर सम्मिलित करते हैं, ताकि वो पूरी शोभा यात्रा की व्यवस्थाओं को मैनेज कर पाए। उसके बाद कोऑर्डिनेटर की हमारी एक टीम होती है, जो 31 अगस्त को हमने तय कर ली थी। कोऑर्डिनेटर भाई जैसे बिछाद व्यवस्था, अनुशासन की व्यवस्था, कोई भी कमी नजर आ रही तो उसको तुरंत दूर करना, 2 विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, ठीक है ना, एक अच्छा सा मैनेजमेंट करना, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन करना, स्टाफिंग के साथ में अच्छे से दिशा निर्देश देते हुए नए युवाओं को कोऑर्डिनेट करना, और पूरा प्लानिंग जो होती है, कंट्रोलिंग होती है, और बेहतरीन युवाओं को एक अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से प्रोग्राम कैसे हो, उसके लिए पूरी कोऑर्डिनेटर टीम अलग से बनाई जाती है। और अंत में प्रसाद वितरण, और उसके लिए जो भामाशाह अगर आते हैं तो ठीक, और अगर कोई नाम नहीं देता है और भामाशाह नहीं होता है तो फिर मंडल अपने स्तर पर ऐसे प्रसाद की व्यवस्था करता है। और मैं आपको बता दूं, हमारे खुद के जो मंडल है उसका खुद का बैंक अकाउंट है, जिसके हमारे 3 सिग्नेटरी वर्तमान में मेंबर हैं, और एक अच्छा सा हमारा सिस्टमेटिक तरीके से बैंक अकाउंट है। कुछ राशि हम कैश में भी रखते हैं लिक्विड वर्किंग खर्चों के लिए, जैसे मंडल के लिए कोई फाइल लाना है, पंचिंग संबंधी काम है, प्रिंटिंग का कोई काम हो गया, ठीक है, कोई आकस्मिक आवश्यकता होती है, डस्टबिन की व्यवस्था करवानी है, पौधे रोपण के लिए कोई व्यवस्था चाहिए, इस तरह की गतिविधियों के लिए जो प्री खर्चों के लिए व्यवस्था होती है, बैनर बनाना, स्टिकर्स हो गया, मोमेंटो प्राइज हो गया, ठीक है। और साल भर में जितने भी छोटे मोटे हमारे मंडल के जो खर्चे आते हैं, किसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, है ना, इस तरीके का पेट्रोल का खर्चा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की पूरी टीम के जो साल भर के खर्चे होते हैं, उसके लिए हमारे कोषाध्यक्ष जो ट्रेजरर होते हैं,
अकाउंटेंट होते हैं, उसके पास हम क्या करते हैं, कुछ लिक्विड वर्किंग का जो कैश है वो रखवाते हैं, और बैंक अकाउंट में भी हमारी एक अच्छी राशि है जो हमारी पड़ी हुई है। तो इस तरीके से हमारा जो मंडल है वो एक बेहतरीन तरीके से काम करने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से इसमें आपको मैंने जितने भी जिम्मेदारी वाले जो बिंदु हैं वो आपको बता दिए हैं। अच्छा, प्रसाद वितरण के बाद कुछ बिंदु रह गए थे, मुझे पता ही नहीं था। हाँ सॉरी, मुझे लगा कि प्रोग्राम पूरा हो चुका है। तो प्रसाद वितरण के बाद हम बात करते हैं। देखो इस तरीके से सिस्टमेटिक काम करते हैं हम। हाँ, प्रसाद वितरण के बाद हमारे जो नेक्स्ट आएगा जो मैं आपको बता देता हूं, कोऑर्डिनेटर की बात हो गई थी। प्रसाद वितरण के बाद जो हम करवाते हैं वो है हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी। देखो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए टीम अलग होती है, फिर तैयारी करवाने की टीम अलग होती है, और संचालन करने वाली टीम तीनों अलग अलग होती है। इस तरीके से सिस्टमेटिक स्प्लिट करते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट का हम निर्माण करते हैं। फिर सर्टिफिकेट बनाने के लिए पूरी एक टीम होती है, पुरस्कार लाना वो टीम अलग होती है, सफाई अभियान करवाते हैं हम एक बहुत बड़े स्तर का, जो कि जन्माष्टमी के दिन ही हम बड़ा करवाते हैं। बाकी हमारा मंडल जो है वो पूरे वर्ष भर में 10 से 12 बार सफाई अभियान का ऐसा आयोजन करता है, जिसमें कुछ उत्सवों के दौरान होती है या कभी कभी रैंडमली भी हम मंथ टू मंथ करवाते रहते हैं। उसके बाद निमंत्रण, रंगोली, प्रिंट लाना, वो बता रहा था मैं, टैग कार्ड लाना, ठीक है, बेज लाना, इसके लिए भी पूरी टीम होती है। प्रोजेक्टर, जो कि मैंने आपको बताया था, इस बार हम जो इनोवेशन कर रहे हैं, इस बार हम प्रोजेक्टर पर पूरे जन्माष्टमी उत्सव और उसमें जुड़ी हुई हमारी विभिन्न गांव की गतिविधियों को, युवाओं की गतिविधियों को इस बार प्रेजेंट करने वाले हैं। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में संगीत चयन के लिए टीम अलग होती है, क्योंकि हमारी एक सबसे बड़ी विशेषता हमारे गांव के मंडल की कि हम कोई भी फिल्मी गाने का इसमें यूज नहीं करते हैं, बल्कि हाँ, फिल्मी गाना अगर कुछ पारंपरिक दृष्टि से लिए हुआ होता है, राजस्थानी या किसी कल्चर विशेष का अगर उसके अंदर उस थीम में अगर है तो हम उसका सिलेक्शन करते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली अगर वो फिल्मी गाना है तो हम उसको नहीं लेते हैं। आपका भगवान जन्मदिन है, आप ही उस दिन हमारे अध्यक्ष हैं, आप ही करता धरता है, तो आपका जन्मदिन मनाएंगे तो फिर कैसे गानों का चयन होना चाहिए, ये थोड़ा सा सोचने वाला है। तो हम भगवान के गानों का ही हर बार यूज करते हैं। उसके लिए लैपटॉप व्यवस्था भी हम करते हैं, और साथ में प्रोजेक्टर की व्यवस्था भी हमने की है ताकि हम अच्छे से डिस्प्ले कर पाए। सहायक व्यवस्था तो भी एक अलग से टीम बनती है, हर टीम के साथ एक सहायक टीम होती है जो उस टीम को समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हेल्प करती रहती है। फिर मार्केट से जो कुछ भी हमें लाना होता है, जितने भी काम होते हैं, गुब्बारे, टेप, डेकोरेशन का सामान, कैंची, सीजर हो गई, सुतली, पिन, माला, गुलाल, पत्तियां, मोमेंटो, प्राइज, रंगोली, कलर, पूजा का सामान, झंडियां, और इसके अलावा जितने भी मार्केट से रिलेटेड प्रसाद, हम सब जानते हैं जो भी हमें जरूरत होती है वो सब लाने के लिए पूरी टीम होती है। स्क्रीन व्यवस्था के लिए पूरी एक अलग से हमने टीम बनाई है, ताकि ये वीडियो का डिस्प्ले अगर कुछ लोगों को नहीं दिख रहा तो उसके लिए अलग से स्क्रीनिंग व्यवस्था के लिए भी इस बार प्लान किया हमने। बाजार से अन्य कोई सामान लाना हो और अचानक जरूरत पड़ जाए, उसके लिए पूरी एक नई टीम होती है जो सेकेंडरी लेवल पे काम करती है, और पूरे गांव में बड़े धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ हम व्यवस्थाएं करते हैं। और कोई जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो हम बाय मीडिया समय समय पर देते रहते हैं। इस तरीके से एक आदर्श नवयुग मंडल बेहतरीन तैयारी के साथ, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ कार्य करता है। तो बहुत अच्छे लेवल पे हम इस तरीके का प्रोग्राम करते हैं, और इस तरीके से मैंने आपको बताया है। और ये हमारे मंडल का इतिहास है। अच्छा, मंडल के 166 मैंने आपको बताए थे, वर्तमान में मंडल के हमारे 166 रजिस्टर्ड जो हैं वो सदस्य हैं, 166। और इसके बाद मैं आपको बता दूं तो आदर्श मंडल के ये हमारे संरक्षक सदस्य हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दूं। समय अभाव में मैं ज्यादा इसको मैंने मॉडिफाई नहीं किया है, कोई फॉन्ट, बोल्ड, कलर भी नहीं किया है, क्योंकि समय का अभाव देखते हुए, क्योंकि मुझे पता था कि वीडियो बहुत लेंदी बनने वाला है। ये हमारे संरक्षक सदस्य हैं कुछ, जैसे पुष्कर जी चौबीसा, भगवती लाल जी, राजेंद्र जी, विजय जी, राजेंद्र जी, रविंद्र जी, कन्हैयालाल जी, भगवती लाल जी, परशुराम जी, मदन जी, विमल जी, प्रकाश जी, भगवती लाल जी, रोडीलाल जी। इस तरीके से हमारे मंडल के संरक्षक सदस्य हैं, जो कि 18 से 36 साल के इस को लगभग इन्होंने पार कर लिया है, लेकिन मंडल को समय समय पर इनके विशेष अनुभव की, इनके ज्ञान की, इनके मार्गदर्शन की जरूरत होती है, और विशेष परिस्थितियों में हम इन्हें याद करते रहते हैं। तो चुनाव आयोग से लगाकर पूरे मंडल को कोऑर्डिनेट करने में, उन्हें समय समय पर दिशा निर्देश देने के लिए और मंडल की दशा और दिशा परिवर्तन करने के लिए ऐसे संरक्षक सदस्य होते हैं जो हमारे जो मंडल के लिए हित में काम करते रहते हैं और हमें गाइडेंस करते रहते हैं। और इसमें मंडल का मैं इतिहास बता दूं, ये हमारा नेक्स्ट पेज पे मंडल का इतिहास जो है वो आपके सामने आ रहा है कि पिछले 30-40 वर्षों से जब से ये आया है मंडल अस्तित्व में, तब से संगठित रहा है, और ये मूलतः सेवा के दृष्टिकोण से आया और सामाजिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, साहित्यिक सभी सेवाओं में लगा हुआ है। और यह पूर्णतः गांव के जो हमारे स्थानीय हुआ है उनके सहयोग से ही संचालित है। साथ ही इसका पूरा जो प्रबंध, संचालन और नियंत्रण है वो पूरे मंडल के युवाओं के द्वारा ही किया जाता है। स्थानीय युवा ही इसमें भाग लेते हैं, तथा इस संगठन के मुख्य ऊर्जा स्रोत हमारे अनुशासित और प्रत्येक कार्य को हाथ में लेकर 100% शक्ति से पूरा करने वाले ही सारे
युवा हुआ है और वर्ष 2011-12 से यह मंडल रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें भारत सरकार के एक महत्वाकांक्षी नेहरू युवा केंद्र के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उदयपुर इसके सानिध्य और सामीप्य में यह निरंतर संचालित रहा है, फलीभूत रहा है। वर्ष 2011 से निरंतर कदम से कदम मिलाते हुए ये नेहरू युवा केंद्र के विभिन्न गतियों में भाग लेते हुए आगे बढ़ रहा है और अच्छा कार्य कर रहा है। और किस किस रूप में काम करता है, तो वो शैक्षिक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक, रोजगार, पर्यावरण, महिला उत्थान, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने वाले, सामाजिक कल्याण, जल संरक्षण, नशा मुक्ति, जन चेतना, विज्ञान एवं तकनीकी के ऊपर हो गए, सामाजिक कल्याण हो गया, चिकित्सा शिविर हो गया, युवा सम्मेलन हो गया, बहुत सारी वर्कशॉप, कार्यशालाएं हो गई, अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्लान करना, स्वच्छता अभियान हो गया, विविध जयंतियां हो गई, उत्सव हो गए, पारंपरिक उत्सव हो गए, हेलमेट योजना जिसमें हम हेलमेट पहनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाते हैं इस क्षेत्र में, आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्र हैं उनके उत्थान के लिए सोचना, विभिन्न सम्मान समारोह करवाना, वार्षिक उत्सव जो मैं बता रहा था जन्माष्टमी के साथ करवाते हैं। इस तरीके के बहुत महत्वपूर्ण जीवन विषयक जो कार्यक्रम होते हैं उनका सफल संचालन हम करते हैं तथा यह संगठन अपने कार्य संचालन की दृष्टि से लगभग 544 तहसीलों में सर्वश्रेष्ठ मंडल के रूप में उदयपुर स्तर पर 25-25 हजार रुपए की राशि से 3 बार, आपको मैं बता दूं, इसमें मैंने 2 बार लगाने की 3 बार हमारा उदयपुर जो मंडल है वो सिलेक्ट हुआ है और 25-25 हजार की राशि प्राप्त की है। और उसके अलावा जल संरक्षण की भी 10-10 हजार की राशि प्राप्त की है। कोई टूर्नामेंट हो गया और कोई प्रोग्राम हो गया, कोई वर्कशॉप हो गया, तो उसमें जैसी जैसी हमारी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग हमें राशि मिलती रहती है और एक बेहतरीन तरीके से एक आदर्श मंडल के रूप में जिसे हम कह सकते हैं वो कार्य ये करता है। ये बात आपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक मुझे देख ही रहे हैं, इसलिए हमारे मंडल का जो नाम है वो क्या है, आदर्श नवयुवक मंडल है। वो नाम से ही पता चल रहा है एक आइडल मंडल है। आदर्श नवयुवक मंडल जो है हमारा वो सोसाइटी अधिनियम 1958 में राजस्थान अधिनियम संख्या जिसकी पंजीयन संख्या 0271 UDR 2010-11 है, इसके अंदर ये रजिस्टर्ड है। तो ये आपको मैंने मंडल का इतिहास भी बता दिया, उद्देश्य बता ही दिए थे, संरक्षक सदस्य बता दिए। अब मंडल के कुछ उद्देश्य बताऊंगा और इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को पूरा करने वाला हूं। ये हमारे क्या है, मंडल के लक्ष्य और उद्देश्य हैं, वो क्या है आइए समझ लेते हैं। कि युवाओं में राष्ट्रीय एकता और समुदाय विकास कर आपसी सद्भाव तथा उनके प्रचार प्रसार का कार्य करना, युवाओं में नेतृत्व गुणों का विकास करना, युवाओं में श्रम के प्रति आदर पैदा करना और उन्हें स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर बनाना, राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग देना, जैसे टीकाकरण हो गया, महिला शिक्षण हो गया जो मैं बता रहा था, सारे पर्यावरण संरक्षण हो गया, नशा मुक्ति हो गया, बाल श्रम को रोकना, उनका उन्मूलन करना और साक्षरता अभियान चलाना, हेलमेट पहनो योजना होगी, जल संरक्षण हो गया, पर्यावरण को बचाओ उसके लिए हो गया, ठीक है, एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना, युवाओं के अंदर आदर्श नेतृत्व की भूमिका का निर्माण करना, उन्हें जीवन निर्माण के उपयुक्त बनाना और एक आदर्श युवा कैसा होना चाहिए ऐसा निर्माण करने का प्रयास करना। उसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के कार्यक्रमों और संचालनों में सहयोग देना, वो मैंने बता ही दिया। स्त्री पुरुष एकता, गोरक्षण, महिला व शिशु स्वास्थ्य, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों के साथ हमारा मंडल है वो निरंतर चल रहा है। साथ में गरीबी उन्मूलन हेतु सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का आयोजन करना। उसके बाद शिक्षा, स्वरोजगार, तकनीकी प्रणाली शिविरों, वर्गों, सेमिनारों का आयोजन करना और जो कि युवाओं को रोजगार दे सके। सामाजिक कुरीतियों और जो सामाजिक जो कुरीतियां उनको दूर करना और अन्य विश्वासों के उन्मूलन में मदद करना। साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों आयोजन करना वो भारतीय संस्कृति के प्रति और विभिन्न उद्देश्यों में जैसे जन्माष्टमी, होली उत्सव, नवरात्रि, रक्षाबंधन, ऐसे बहुत सारे उत्सवों में युवाओं को जोड़ना और युवाओं को इन उत्सवों में रहे हुए गुण और इन उत्सवों को मनाने के पीछे जो रियल हेतु है, जो वास्तविक हेतु है, वो उन तक पहुंचाना और सच्चे अर्थों में जो उत्सव के द्वारा जो हमें उत्साह मिलना चाहिए वो वहां से उठाना और उसके द्वारा अपने जीवन का निर्माण करना और वृक्षारोपण करना और गांव में सफाई अभियान कर लोगों में स्वच्छता के प्रति एक नया दृष्टिकोण लाना, उन्हें हाइजीन्स के बारे में बताना, ठीक है, साइंस। और ये तो हमारे कुछ उद्देश्य है, उसके अलावा भी हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जैसे साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, युवा संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सेशन का हम पूरे दिन में आयोजन करवाते हैं और अच्छे से प्रोग्राम करते हैं। उसके अलावा युवाओं के उत्साह के लिए कभी कभी पिकनिक का आयोजन करवाना, अच्छा कभी कभी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करवाना, भजन संध्या का आयोजन करवाना और इस तरीके से युवाओं के अंदर एक आदर्श नेतृत्व के गुणों का विकास करते हुए हमारा जो मंडल है वो काम करता है। तो इस तरीके से इस सेशन के द्वारा मैंने आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मंडल से जुड़ी हुई है और वो आपके सामने मैंने रखी है और इस तरीके से मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरीके से एक बेहतरीन जो हमारा जन्माष्टमी उत्सव है वो मनाते हैं और इस बार भी हम मनाने जा रहे हैं। इसलिए इस जन्माष्टमी उत्सव की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी युवा मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दी है, निमंत्रण आपको घर तक जा ही रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं और इतनी मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप इस उम्मीदों के अनुसार कल भी प्रोग्राम को अच्छा करवाएंगे। मैक्सिमम युवा घर पे ही रहेंगे, वर्क प्लेस पे लीव लेंगे और इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए सहयोग की भावना के साथ
बड़े आदर के साथ भाग लेंगे और सच्चे अर्थों में जो कृष्ण भगवान ने जीवन निर्माण का तरीका बताया है, खेल खेल में जो तत्व ज्ञान दिया है और कृष्ण भगवान ने जैसा जीवन जिया है वैसा ही जीवन जीने का प्रयास हम इस उत्सव के माध्यम से कर रहे हैं और वहां से ये उठा के ले जाएंगे, ऐसा मानते हुए जन्माष्टमी उत्सव को मनाएंगे। तो आप सभी आमंत्रित हैं। थैंक यू सो मच। एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।